हाँ जी बच्चों, अब हम एक नया स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। क्यों ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है? क्योंकि रेवेन्यू हर एंटिटी में होगा और वो कैसे बुक करना है वो स्टैंडर्ड बताएगा। रेवेन्यू हर एंटिटी में होगा या नहीं होगा? रेवेन्यू तो हर एंटिटी में होगा और वो कैसे बुक करना है वो स्टैंडर्ड बताएगा। कुछ एक को स्कोप कुछ एक जगह को छोड़ दिया जाए तो ये सब जगह लगता है, हर एंटिटी पे, चाहे वो एयरलाइंस वाली हो, चाहे वो होटल वाली हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो डोमिनोज हो। रेवेन्यू तो हर में होगा ना, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रही हो, ये स्टैंडर्ड लगना ही लगना है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, तो ये जरूरी भी है। और ये सेकंड यंगेस्ट स्टैंडर्ड है। सेकंड यंगेस्ट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? अभी लीज से बिल्कुल पहले ये कोर्स में जोड़ा गया है, तो एग्जाम के लिहाज से भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नया स्टैंडर्ड है और नए वालों में से क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि ये इस बार नहीं जुड़ा है, एक अटेम्प्ट में आ गया इसका क्वेश्चन, लेकिन लीज के बिल्कुल अभी लेटेस्ट कौन सा है? लीज। उससे पहले वाला कौन सा था? ये रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। अब कस्टमर क्या होता है? कस्टमर का मतलब होता है वो पार्टी दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड विद द एंटिटी। मतलब ये तभी लगाना जब कस्टमर हो। और कस्टमर का मतलब क्या है? दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड विद द एंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज दैट आर आउटपुट ऑफ द एंटिटीज ऑर्डिनरीज एक्टिविटीज। वही आदमी पर लगाना जब कस्टमर हो। और कस्टमर का मतलब क्या है? जो मेरे साथ जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपका गुड्स और सर्विसेज लूंगा, मेरा जो गुड्स और सर्विसेज लेगा। और कौन सा गुड्स और सर्विसेज? जो मेरा आउटपुट है इन एंटिटी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। पढ़ाना मेरा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आउटपुट है, मेरे लिए तो आउटपुट है। आप खरीद रहे हो तो आप मेरे कस्टमर हो। मैंने मेरा पुराना एसी बेचना है, बताओ आप खरीद रहे हो, आप मेरे कस्टमर हो। तो कोई कंपनी अगर क्या कर रही है, अपनी एसेट्स वगैरह बेच रही है, कोई रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान कोई किसी भी तरह की रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, वो एसेट्स वगैरह बेच रही है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, वो पीपी में कवर होंगे एसेट वगैरह बेचने। क्यों? क्योंकि जो तुम खरीद रहे हो वो एंटिटीज का आउटपुट नहीं है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या बताया नहीं हुआ है, लेकिन आप नॉर्मल सेंस से जाएंगे तो आप बताओ, फिक्स एसेट बेचना कोई मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आउटपुट है? नहीं। अब ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। मैंने क्या किया, एक एक्सपोर्ट किया, ठीक है। मैंने एक एक्सपोर्ट किया और गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि जितना आप एक्सपोर्ट करोगे आपके एक्सपोर्ट वैल्यू का 2% आपको क्या मिल जाएगा? कैश असिस्टेंस। मैंने एक एक्सपोर्ट किया, मैं ए लिमिटेड हूँ और बाहर मैंने किसी बाहर कंपनी को क्या किया? एक्सपोर्ट किया। अब गवर्नमेंट की और मेरी ऐसा जनरली होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि एक्सपोर्ट्स पर आपको 1% 2% कुछ क्या दे देंगे, आपको इंसेंटिव्स दे देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट से जो इंसेंटिव्स आ रहा है वो उसके ऊपर स्टैंडर्ड लगेगा या नहीं? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। मैंने एंटिटी के ऑर्डिनरी कॉस्ट का जो मेरा आउटपुट है, गुड्स है, वही बेचा है, बट मुझे किससे आ रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट मेरा आउटपुट खरीद रही है क्या? नहीं। गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट ग्रांट की तरह से रिकॉर्ड होगा, इंडेस 20। वो देखो एग्जाम में ऐसे उलझाते हैं तुम्हें, ऐसे थोड़ी है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे आज के बाद सीए कहलाओगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने मेरे को कुछ देना है। क्यों देना है? क्योंकि मैं अपना आउटपुट बेच रहा हूँ। बट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ी किया है पार्टी। देखो, क्या गवर्नमेंट इसमें आ रही है? क्या गवर्नमेंट वो पार्टी है जिसने मेरा गुड्स और सर्विसेज ऑब्टेन करना है? नहीं। मेरा गुड्स और सर्विसेज तो फॉरेन में ऑब्टेन हो रहा है ना, बस उस पर बेस्ड कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो फिर रेवेन्यू में नहीं आएगा। और वैसे भी आपको मैंने इंडेस 20 के साथ बताया था कि गवर्नमेंट ग्रांट्स में कवर होता है, आप भूल जाते हैं, ठीक है। और कस्टमर ढंग से आइडेंटिफाई करना, नहीं तो स्टैंडर्ड किसी और पे लगाना होगा, किसी और पर लगा दोगे। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। देखो, मान लो ये है फेसबुक, मैं इससे स्पेस खरीद लेता हूँ कि फेसबुक का ये अगर पेज दिखता है तो इसका इस कॉर्नर पे मेरी आईडी दिखेगी, ठीक है। मैंने इससे स्पेस परचेज कर दिया और इस स्पेस को मैं आगे सेल करता हूँ। इस स्पेस को आगे मैं एडवर्टीजर्स को क्या करता हूँ? सेल। एक्स लिमिटेड आई मेरे पास, उसने बोला कि मुझे फेसबुक में ऐड करनी है, तो मैं कहा ठीक है। मैंने फेसबुक से स्पेस परचेज कर रखा है अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ भी। फेसबुक जरूरी नहीं है, आप ऐसे मान लो कि जिस भी शहर में आप रह रहे हो वहाँ के एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के सारे होर्डिंग्स आपने परचेज कर लिए। म्यूनिसिपैलिटी को बोला कि ये सारे होर्डिंग्स क्या है? मेरे हो गए। चाहे फेसबुक का, मैं फेसबुक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो एग्जाम्पल जो आपकी इंस्टीट्यूट का, देखो आईसीआई की बुक में नहीं है जो तुम्हारे पास आ रही है। इंस्टीट्यूट का एक क्या इशू किया हुआ है? एजुकेशनल मटेरियल इशू किया हुआ है इसके ऊपर, उसमें एग्जांपल है। जो तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है उसमें नहीं है, लेकिन एजुकेशनल मटेरियल है उस पर है, तो उसमें आईटी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। अब कुछ भी मान लो कि मैंने एक एरिया के सारे होर्डिंग्स, जैसे मान लो एक कॉलोनी है सीपी है, कनॉट विलेज, उसके सारे होर्डिंग्स मैंने क्या कर लिए? उसके 2 सालों के लिए मैंने ले लिए कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। अब मेरा काम क्या है? या फिर जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वाला है, तो फेसबुक का एक स्पेस मैंने अपना परमानेंट ले लिया कि इस जगह पर मेरे स्पेस आती रही, ऐड आएगी। अब मेरे पास आता है एडवर्टीज़र, मान लो कि लक्स आ गई,
या कोई भी XYZ कंपनी आ गई, मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैंने प्री परचेज कर रखा है स्पेस, मैंने स्पेस क्या कर रखा है, प्री परचेज, और उसको क्या बोलता हूँ कि इतने रुपए लगेंगे, आपकी ऐड आ जाएगी। तो बताओ मेरा कस्टमर कौन है, बताओ मेरा कस्टमर कौन है? मैं जो जिसने स्पेस परचेज, इस एंटिटी के लिए बात कर रहे हैं, इसने फेसबुक से स्पेस परचेज कर रखा है या म्यूनिसपैलिटी से होर्डिंग्स के लिए स्पेस परचेज कर रखा है। इसने म्यूनिसपैलिटी को फिक्स बोल दिया 5 करोड़ रुपए ले लो, 1 साल के अंदर इसी जगह पर होर्डिंग मेरे, या फेसबुक को फिक्स बोल दिया 5 करोड़ सब इसी जगह पर हमारी ऐड दिखेगी। इसने क्या किया, इसको पेमेंट की, इसका कस्टमर है ये, क्योंकि इसने पहले से प्री परचेज कर रखा है और परचेज है, और ये आगे इसको सेल कर रहे हैं। वो कहता है इंस्टीट्यूट का वही क्वेश्चन सेकंड टाइम क्या बोलता है, सेकंड टाइम ये बोलता है कि मान लो कि हमने प्री परचेज नहीं करे, हम सिर्फ मैच करवा रहे हैं। मैच करवा रहे हैं मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, हमने रिस्क विस्क नहीं लिया हुआ, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए हुए, एडवर्टीजर रहता है मेरे पास और मैं उसको किसके पास रूट कर देता हूँ, फेसबुक के पास। रूट करने का मतलब क्या है कि मैं इनको मिलाता हूँ, मैं एक तरह से क्या करता हूँ, इन दोनों को मिलाता हूँ। तो मुझे फेसबुक कुछ क्या दे देती है, कमीशन, मुझे फेसबुक कुछ कमीशन दे देती है। तो इस केस में मेरे लिए कस्टमर कौन है, फेसबुक। इस केस में मेरे लिए कस्टमर कौन है, फेसबुक। तो अगर मैंने फेसबुक से प्री परचेज कर लिया स्पेस और मैं अपनी मर्जी से अपनी प्राइसिंग से दूसरे लोगों को आगे बेचता हूँ, इसको मैंने दे दिया प्राइस इसका, अब मैं क्या प्राइस लूँगा किस जगह का, मेरी इच्छा पर है, मैं किस दिन कितना संडे का प्राइस ज़्यादा लगेगा, कोई भी XYZ कैसे भी कर लूँ, तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं इनको किस रेट पर बेचूंगा, मेरी इच्छा पर है। तो मेरा कस्टमर ये है और मैं सिर्फ इन दोनों को मिलाता हूँ, प्राइसिंग वाइजिंग ये सब आपस में डिसाइड करेंगे, मेरे को फिर फेसबुक से कमीशन आता है। तो मेरा कस्टमर कौन है, फेसबुक। मेरा कस्टमर सिर्फ इस पर स्टैंडर्ड लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मेरा आउटपुट क्या है, सर्विसेज ऑफ कमीशन, मेरे आउटपुट क्या है, मतलब सर्विसेज ऑफ मैचिंग, तो मेरा आउटपुट है जो ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ नहीं लगेगा, 104 वाले स्टैंडर्ड्स पर नहीं लगेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लीज पर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसका अलग से स्टैंडर्ड है 116। इंश्योरेंस पर कौन लगेगा, 104। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट, डिविडेंड और ऊपर ये स्टैंडर्ड मत लगाना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में या कंसोलिडेशन में ये 109 क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। ये अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मतलब ये पॉइंट समझ नहीं आएगा जब तक ये स्टैंडर्ड आपको अच्छे से नहीं आते। 104 तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। खैर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कंपनी कैसे करेगी, उसका अपने हिसाब से चलेगा। 116 लीज वाला, लीज के हिसाब से करेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट, डिविडेंड और की जो अकाउंटिंग होती है वो उनके हिसाब से चलेगी। सब्सिडरीज कंपनी से डिविडेंड जो भी है या सब्सिडरीज के जो भी रिटर्न है उनके ऊपर क्या लगता है, 110, 27, 28, वो सब इसमें कवर नहीं होंगे। अब ये तो इनके तो सीधी सी बात है, ये मैं बता ही नहीं सकता क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, इनके ऊपर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उनके हिसाब से होंगे, मैं नहीं बता सकता। ये नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज को हटाया इन्होंने किसको हटवा दिया, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज को। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज का मतलब क्या है, चीज़ के बदले में चीज़ देंगे। ऐसा क्या होता है, देखो ये एक्स लिमिटेड, इसकी अपीयरेंस है ईस्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया के ईस्ट के एरियाज में, और ये है वाई लिमिटेड, इसका अपीयरेंस क्या है, वेस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, वेस्टर्न एरियाज में, इसका ईस्टर्न एरियाज में। अब इसको ऑर्डर आता है कहाँ से, यहाँ से, ईस्ट के कस्टमर को ऑर्डर आया यहाँ से, दोनों सेम लाइन ऑफ गुड्स है। बोटलिंग का एग्जांपल दे रखा है आपके इंस्टीट्यूट की बुक में। इसको ऑर्डर आया यहाँ से आया, इसको ऑर्डर आया यहाँ से, सर ईस्ट वाला इसको देगा, क्यों, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, इसके नॉन पार्टीज़ है, इसके लिंक्स है, इस वजह से यहाँ से ऑर्डर आ गया। अब इसके लिए यहाँ से डिलीवरी देना बहुत मुश्किल है या महंगा पड़ जाएगा। ऑयल सप्लाई का काम ही मान लो, ऑयल सप्लाई का, बोतल का, कुछ भी मान लो, इसने इसको बोल दिया, वेस्ट इंडिया ने, मतलब वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को बोल दिया कि तुम इसको ऑयल सप्लाई कर लो, तुम इसको क्या कर दो, ऑयल सप्लाई कर दो, ठीक है। सिमिलरली ईस्ट वाले के पास कोई यहाँ से ऑर्डर आता है, इसके पास कोई यहाँ से ऑर्डर आता है, तो ये इसको बोल देती है और ऑर्डर ये सप्लाई कर देते हैं, ऑर्डर ये सप्लाई कर देते हैं। इनको कस्टमर्स को क्या लगता है, इस कस्टमर को क्या लगता है कि मेरे को माल इसी ने पहुँचाया, ठीक है, इस कस्टमर को क्या लगता है कि मेरे को माल इसी ने पहुँचाया, और लास्ट में जितना एक दूसरे के लिए नेट रह जाएगा वो एक दूसरे को ऑयल पहुँचवा देंगे। मान लो ऑयल का काम है तो लास्ट में एक दूसरे को पहुँचा देंगे। जैसे इसके पास अपने ज़्यादातर कस्टमर यहाँ के किसको ऑर्डर करते हैं, इसको, लेकिन एक कस्टमर ने इसे ऑर्डर कर दिया तो इसने इसको बोला कि तुम इधर माल पहुँचा दो, 1000 लीटर है, ठीक है। ऐसे ही इधर का एक कस्टमर था, इस कंपनी के पास ऑर्डर आ गया तो इसके लिए पहुँचाना पॉसिबल नहीं था। देखो मैं ऑर्डर बना रहा हूँ यहाँ पर, ये ऑर्डर है, दोनों तरफ जो एरो है ना वो ऑर्डर है, दोनों तरफ जो एरो है वो ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो आया यहाँ से 1000 का और मीट करवा दिया यहाँ से। वेस्ट इंडिया ने ईस्ट इंडिया को बोला कि मेरा कस्टमर है, तुम भेजो। ईस्ट इंडिया कोई कमाई नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया इसको दे देगी। ऐसे ही वेस्ट इंडिया के पास ऑर्डर कहाँ से आया,
मैं वेस्ट इंडिया, इस रीजन में, वेस्टर्न इंडिया रीजन में ईस्ट इंडिया वाले से कुछ ऑर्डर आ गया, मतलब एक्स लिमिटेड को कोई ऑर्डर आ गया। अब एक्स लिमिटेड ने क्या कर दिया, वाई लिमिटेड को बोला कि माल तुम पहुंचा दो। अब ये कितने का था, 800 का। तो वाई लिमिटेड के कहे अनुसार एक्स लिमिटेड ने इसको कितने का माल भेजा था, 1000 का। इसके पास 1000 का ऑर्डर आया था, और ऐसे एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से कितने का माल अपने कस्टमर को डिलीवर करवा दिया, 800 का। तो 200 का ये एक दूसरे को माल दे देंगे, 200 का एक दूसरे को माल दे देंगे। तो इसमें कोई रेवेन्यू बुक नहीं करेगा। क्यों नहीं बुक करेगा, क्योंकि एक जैसी चीज़ है और इन्होंने नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज किए। भाई ऐसे समझ लो, मैं आपको और सिंपल भाषा में बोलूँ ना, सिंपल भाषा में इतना, ये एग्जाम्पल तो आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में, इसलिए मुझे डिस्कस करने पड़ते हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दो दुकानदार है, ठीक है। एक बार इनके ऊपर इंडेस नहीं लगता, मुझे मालूम है, लेकिन समझ तो में आ जाएगा। ये दो दुकानदार है, ठीक है। ये भी मोबाइल बेचता है और ये भी मोबाइल बेचता है, ये भी मोबाइल सेल करता है और ये भी मोबाइल सेल करता है, ठीक है। पास पास में दुकान है। इसके पास एक कस्टमर आ गया, उसने बोला कि ये मोबाइल चाहिए, और वो मोबाइल इसके पास अभी था नहीं, इसके पास ये मोबाइल अभी था नहीं, ठीक है। ये इसको बोला कि तुम मेरे को मोबाइल दे दो, ये इसको बोला कि तुम मेरे को मोबाइल दे दो। होता है ना आपस में, ये इधर से ले आता है और अपने कस्टमर को बेच देते हैं, ये कस्टमर को बेच देते हैं। तो मेरे पास कस्टमर आया, मेरे पास जो है नहीं वो मैंने उससे मंगवा दिया और उसको दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं, उसको तो ऑब्वियसली रेवेन्यू है, जो इसको मैंने बेचा है वो मेरा रेवेन्यू है, वो बात ही खत्म, वो मेरा कस्टमर है, रेवेन्यू है। लेकिन इसको मैं क्या दूं, उसको मैंने 50,000 का बेच दिया मोबाइल, इसको क्या दूं मैं, इसको मैं कितना कैश दूं, इसको मैं कैश देने ही नहीं वाला। मेरी अगली लौट जो आएगी, मेरी जो अगली लौट आएगी वो मैं इसको वापस इसका मोबाइल लौटा दूंगा। तो इसके लिए क्या है, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, मोबाइल देकर वापस क्या ले लिया, मोबाइल। ऐसे चलता रहता है हमारे बीच में। जब मैंने इससे 10 मोबाइल ले लिए, इसको जरूरत पड़ी, इसने मेरे से 8 ले लिए, लास्ट में 2 का सेटलमेंट कर दिया। तो ये हमारा आपस वाला क्या नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही मेरे पास यहाँ ऑर्डर आ गया, मेरे पास ऑर्डर आ गया किससे, किसी दूसरी रीजन से ऑर्डर आ गया जहाँ मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है। तो मैंने वहाँ की सेम लाइन ऑफ कंपनी बिजनेस करने वाली कंपनी को क्या बोल दिया, तुम ऑर्डर दे दो, जो मैं लिख रहा था पहले कि तुम उस ऑर्डर को मीट करो, मैं कस्टमर पर बिल करूँगा, मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। और ऐसे ही उसके पास आता है तो उसके ऑर्डर मैं मीट कर देता हूँ, उसके ऑर्डर यहाँ पर मैं मीट कर देता हूँ, वो बिल करता है, उसका रेवेन्यू है। लास्ट में जिसका कम ज़्यादा रह गया, आपस में एक दूसरे को गुड्स डिलीवर कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। तो ये आपस में जो इन दोनों का हिसाब किताब है उस पर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, ठीक। तो ये तो होगी नॉन एप्लीकेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी कब है, जब कस्टमर हो सामने वाला। कस्टमर क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया, नॉन एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर नहीं लगेगा। अब हमें क्या बात करनी है, अब एप्लीकेबल करवाना है तो कैसे कराना है, कि कैसे इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है। अब मैंने ये तय कर लिया कि इस जगह पर इंडेस 115 लगने वाला है, मैंने ये तय कर लिया कि हाँ कस्टमर भी है, सब कुछ है, एक्सक्लूजन में भी कवर नहीं हो रहा, माल बेचा है नॉर्मल। अब ये कहता है 5 स्टेप्स है, इंडेस में कितने स्टेप्स करेंगे, 5 स्टेप्स को पूरा करके रेवेन्यू बुक करने हैं। 5 स्टेप्स में पहले, अब मैं एक बार रफली बता रहा हूँ, 5 स्टेप बहुत डिटेल में करने। सबसे पहले आप ये चेक करो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सबसे पहले तय करो कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो फिर स्टैंडर्ड लगेगा नहीं। फिर क्या है, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर क्या है, ट्रांजेक्शन प्राइस। फिर क्या है, अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस। और फिर क्या है, अभी समझाता हूँ मैं, ऐसे बोलता जा रहा हूँ, अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस। और फिफ्थ क्या है, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। अब सुनना बात को, मेरी बात को, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। मैं एक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लूँगा जिससे तुम्हें पता लगेगा। मैं क्या बेचता हूँ बच्चों, कार। मैं टाटा मोटर्स हूँ, कार बेचता हूँ, प्लस उसमें क्या होता है, हमारा वारंटी होती है। कार जब बेचते हैं तो उसमें हमारी क्या होती है, वारंटी होती है कि 1 साल तक 2 साल तक हमारा ये क्या चीज़ें ख़राब होगी तो ये इसकी हमारी गारंटी, हम ठीक करके दे देंगे, वारंटी हम ठीक करेंगे इसको, ठीक है। अब मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मेरे को पैसे दिए, कार ले गया, ठीक है। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने मुझे पैसे दे दिए और कार ले गया, ठीक है, या पैसे उधार रख लिए, कार ले गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्या करना है, सिर्फ कार ही बेचनी है या वारंटी भी मीट करनी है। ओवर द पीरियड 2 ईयर्स, ओवर द, मतलब मान लो 2 सालों की वारंटी है तो ओवर 2 पीरियड्स जब जब वो आएगा तब मुझे उसको ठीक करके देना है, जो भी चीज़ें वारंटी से कवर है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसको मैं क्या बोलता हूँ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या करना है, कार प्लस क्या करना है, वारंटी, ठीक है। तो पहले तो देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कार खरीद ली गई है, उसने मुझे रुपए दे दिए हैं या ड्यू हो गए हैं, और प्लस क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर क्या है, ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस मतलब कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा कि कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सर आपने कार 10 लाख की बेची है, 10 लाख का हुआ, सिंपल सी बात है। नहीं, इतनी ज़्यादा चेंजेस आएंगे इसमें। मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा इसमें लगेगा। लेकिन एक बार सिंपल है, आपने तीसरा स्टेप भी डिटरमाइन कर लिया, ट्रांजेक्शन प्राइस। एक बार तो मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि क्या है, बाद में अभी इस पर अभी हमारा बहुत टाइम लगने वाला है इसी चीज़ पर। उसके बाद में अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस। अब 6 लाख रुपए मैंने कार के लिए हैं या वारंटी के लिए हैं, दोनों के लिए, तो दोनों के लिए लिए हैं, कार के लिए भी और वारंटी के लिए भी। अब पहले तो क्या होता था, चलो कार बिकी बुक कर दो, लेकिन कुछ पैसा इसका है कुछ पैसा इसका है, और फिर रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, कार मैंने इमीडिएटली डिलीवर कर दी तो कार का हिस्सा तो अभी बुक कर लूंगा और वारंटी का हिस्सा ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कुछ इस टाइप की ये बातें करेगा। तो 5 स्टेप्स है। अब ऐसे नहीं है इतना आसान होगा, ये खत्म ही हो गया ऐसे तो नहीं, ये तो सिर्फ मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यस, तब किस पर जाओ आगे कि हमारे को क्या क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, कार बेचना प्लस वारंटी की सर्विस देना। तीसरा ट्रांजेक्शन प्राइस, हमें क्या क्या मिलना है, हमें क्या क्या मिलना है, ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब कंसीडरेशन। उसके बाद में ट्रांजेक्शन प्राइस को अलोकेट करो, कार का कितना और वारंटी का कितना, कार का कितना और वारंटी का कितना। और फिफ्थ क्या है, अलोकेट रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू, कार का रेवेन्यू कब बुक होना चाहिए, जब कार चली जाए, वारंटी का कब होना चाहिए, वारंटी सर्विस चली जाए। तो इसको ये एक ही चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और जिस टुकड़े का जितना रुपया है, ये तो क्या हो गया, मान लो कितने क्या क्या टुकड़े, टोटल पैसा कितना है, टुकड़ों टुकड़ों पर पैसों का अलोकेट करना। टुकड़े मतलब कार प्लस वारंटी, कितने रुपए हैं कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए में से कार के कितने, वारंटी के कितने, और फिर कार वाले टाइम कार का और वारंटी वाले टाइम वारंटी का। ये बड़ी सिंपल सी अप्रोच है और बड़ी लॉजिकल लग रही है, लेकिन इसको अप्लाई करते करते हमारे दिक्कत बहुत आएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात होगी। अब मैं स्टेप 1 से स्टार्ट करता हूँ। ये तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि स्टैंडर्ड में है क्या। अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दैट का मतलब होता है दैट क्रिएट इन्फोर्सिएबल राइट्स और ऑब्लिगेशन। ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न में हो, आप मेरे पास पढ़ने आए, आप बैठ गए और पढ़ रहे हो, तो मुझे क्या पता लग जाता है। हमारे पास ऐसे ही होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, बैठने लग जाते हैं, हम थोड़े दिन पढ़ते हैं, उसके बाद हम फीस मांग लेते हैं। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ना रिटर्न हुआ ना वर्बल हुआ, बस वो क्लास में बैठा और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इन्फोर्सिएबल राइट्स होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो। वर्बल एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट से भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, दैट क्रिएट्स इन्फोर्सिएबल राइट्स और ऑब्लिगेशन। ये तो लीगल परिभाषा होगी। इसके अलावा इस चैप्टर के लिए या इस स्टैंडर्ड्स के लिए, इस स्टैंडर्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बातें होनी जरूरी है। ये तो लीगल बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं जिसमें इन्फोर्सिएबल राइट और ऑब्लिगेशन हो। लेकिन ये कहता है रेवेन्यू का स्टैंडर्ड लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लीगल वाली बात के अलावा कुछ ये बातें एडिशनल होनी चाहिए। तो आपने बहुत पढ़ा है ना कि इन्फोर्सिबल राइट ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ये तो छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, ये कोई नई बात नहीं है। ये स्टैंडर्ड अपने आप में क्या जोड़ता है, ये 5 बातें और पूरी हो जाए तब हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आगे बढ़ना। उससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। दोनों ही पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है और कमिटेड टू परफॉर्म। दोनों पार्टी या अगर जितना ज़्यादा पार्टी है तो ज़्यादा, जैसे मेरे मीडिएटर के थ्रू इधर उधर माल जाएगा, तो जो भी अप्रूवल देनी थी सभी पार्टीज ने अप्रूवल कर दिया और कमिटेड टू परफॉर्म है। कमिटेड टू परफॉर्म का मतलब क्या है, खाली अप्रूवल देने से नहीं होगा, कमिटेड टू परफॉर्म भी होने चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ दोनों का। यूट्यूब पर मेरे पास आता है यूट्यूब प्रीमियम, 1 मंथ फ्री ट्रायल, 1 मंथ फ्री ट्रायल। मैंने 1 मंथ फ्री ट्रायल पर क्लिक किया, उसने मतलब जो भी आईडी वाईडी मांगी मैंने भर दिया, उसके बाद में फ्री ट्रायल शुरू हुआ। अब मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, बिल्कुल क्या क्या फ़ायदा होता है उसमें, ऐड नहीं आती, बिल्कुल भी क्या नहीं आती, ऐड नहीं आती। अभी जब यूट्यूब चलाते हैं तो 5 सेकंड तक तो क्या करते रहते हैं, ऐड, स्किप ऐड, 5 4 3 2 1 जैसे ही होता है स्किप करते हैं, वो आता ही नहीं है अगर आपने यूट्यूब प्रीमियम ले लिया। और क्या है, आप उसको मतलब क्या कर दो, जैसे मैंने यूट्यूब पे कोई गाना चला रखा है उसको हटा दिया और उसकी बजाय मैं किस पर आ गया, उसको मिनिमाइज कर दिया, नीचे ले आया और कोई दूसरी ऐप खोल ली तो वो यूट्यूब बंद हो जाता है। लेकिन प्रीमियम में ये नहीं होगा, प्रीमियम में ये नहीं होगा। आप तरह तरह के और भी बहुत फीचर्स होते हैं। तो वो कहते हैं यूट्यूब प्रीमियम लेना है, 1 महीने ट्रायल लेके देखो, आपको जचे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना, रहने देना। तो मैंने 1 महीने ट्रायल वाले पे क्लिक कर दिया और सब कुछ क्या कर दिया, मेरा यूट्यूब चल रहा है बढ़िया मस्त, 7वां 8वां दिन है, 1 महीना अभी हुआ नहीं है। क्या यूट्यूब वाला कॉन्ट्रैक्ट मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अप्रूवल नहीं दिया। ये तो फ्री ट्रायल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी पढ़ा है मोबाइल में, उसमें क्या आता है, न्यूज़ आती रहती है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि वो कहता है हमारे कुछ ऐसे अच्छे लोगों के क्या लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स को सब्सक्राइब करोगे। 7-8 दिन का वो ट्रायल देते हैं, टेक्समैन की ऐप होती है, 7-8 दिन का ट्रायल देते हैं। उसके बाद में क्या है, 7 दिन आपको अच्छा लगता है, उसके बाद में आप उसको सब्सक्राइब करो तो आपको एक्स्ट्रा डेटा मिलता है, अदरवाइज नॉर्मल न्यूज़ मिलती रहेगी, ठीक है। तो जब अप्रूवल ही नहीं हुई है, फ्री ट्रायल वाला काम चल रहा है, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से क्या होना चाहिए, अप्रूव। अब अप्रूवल के अलावा कमिटेड टू परफॉर्म भी होनी चाहिए
पार्टीज कमिटेड टू परफॉर्म का मतलब क्या है, देखो ये है अंसल, ये एक बिल्डिंग है एक बिल्डर की, ठीक है, इधर इसी के पास में ही दूसरे बिल्डर की बिल्डिंग बनी हुई है DLF। मैं एक MNC हूँ और मुझे इस एरिया में एक कॉर्पोरेट ऑफिस खोलना है, मुझे इस एरिया में एक कॉर्पोरेट ऑफिस खोलना है। मैं अंसल के पास भी गया ग्राउंड फ्लोर और इसके पास DLF के पास भी गया, ठीक है। इन दोनों ने मुझे बोला कि हमें मैंने इन दोनों को बोला मुझे ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए, आप पैसे बताओ। इसने बोला जो भी 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी XYZ अमाउंट बोल दी। मैंने इनको बुकिंग के तौर पर 1 लाख रुपए दे दिए या 5 लाख रुपए दे दिए, दोनों को ही दिया 5 लाख रुपए, ताकि ग्राउंड फ्लोर क्या हो जाए, एक बार के लिए मेरा हो जाए। बोल दिया कि हमारे पास टाइम है 1 महीने का, 1 महीने के अंदर हम क्या कर देंगे, बचा हुआ पैसा दे देंगे और आपके ग्राउंड फ्लोर ले लेंगे। अब लेना मुझे एक ही है, लेकिन मैं दोनों को ही पैसे दे आया, टोकन मनी दे आया 5 लाख 5 लाख। ऐसा क्यों दे आया, ताकि ग्राउंड फ्लोर बुक रहे, कोई दूसरे को ये बेच नहीं सकते। और मेरे को क्या होगा भाई, मेरे 5 लाख चले जाएंगे, मैं एक इसको खरीदूंगा तो ये वाले 5 मैं मान लूंगा कि बिल्डिंग 5 करोड़ 5 लाख की पड़ गई, 5 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए 5 लाख चले जाएंगे। लेकिन एक बार मेरे लिए सोचने का टाइम हो गया। क्या सोचने का टाइम हो गया कि दोनों में से कौन सा ग्राउंड फ्लोर रूम देखता रहूँगा लोकेलिटी में, अपनी लोगों से क्या करूँगा, विचार विमर्श कर लूँगा उसके बाद में। तो अब मैंने इन दोनों को 5-5 लाख रुपये दे दिए, ठीक मैंने, ताकि ये और किसी को ना बेचे। इसको क्या है, ये बेच दे, अगर ये कमिटेड हो गया ना, मैं इसके मतलब मैंने इसको क्या बोल दिया कि 5 लाख रुपए हैं, अगर मैं ना आऊँ बाकी पैसा लेकर तो 5 लाख तुम्हारे। इसको भी क्या बोल दिया, मैं बचा हुआ पैसा ना लेकर आऊँ तो तुम्हारे। लास्ट में मुझे ये जचा तो मैंने इसको बैलेंस 495 दे दिए और ये मेरे 5 लाख खा जाएगा, ये मेरे 5 लाख खा जाएगा। बात खत्म। ये कहेगा कि तुमने बुक किया था, तुम वापस पैसे नहीं लेकर। अब DLF को ये पता है कि इस आदमी को क्या है, अंसल ही ज़्यादा चल रहा है। DLF को पता है कि इसको अंसल ज़्यादा जच रहा है, लेकिन ये इसलिए बुक करवा गया कि बाई चांस रिजर्व करवा के गया, एक तरह से अपने लिए रिजर्व करवा के गया, इसके आने के चांसेस क्या है, कम है। तो DLF को पता है कि कमिटेड टू परफॉर्म नहीं है। भले ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर गया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि मैं तुमसे खरीदूंगा, 5 लाख दे दिए, बाकी बाद में दे दूंगा, लेकिन ये कमिटेड टू परफॉर्म नहीं है। तो कमिटेड टू परफॉर्म नहीं है तो DLF के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। इनके ऊपर भी लगेगा, रियल एस्टेट वालों पर, पहले ये लगता नहीं था रियल एस्टेट वालों पर, इन पर भी लगेगा। तो इसको लग रहा है कि सामने वाली पार्टी कमिटेड टू परफॉर्म नहीं है, भले अप्रूव कर गई, बात तो कर गई, लेकिन कमिटेड टू परफॉर्म नहीं है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ये वाला स्टैंडर्ड नहीं लगाऊंगा। जो 5 लाख आ गए उसकी अकाउंटिंग हम बता देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। जो 5 लाख आ गए उसकी अकाउंटिंग हम देख लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड आगे नहीं लगेगा। अप्रूव भी होना चाहिए। अप्रूव का मतलब दोनों पार्टीज के है, जैसे ट्रायल वर्जन और इस टाइप का नहीं चलना चाहिए, डेमो टाइप का। और प्लस क्या है, कमिटेड टू परफॉर्म। अप्रूव कर दिया लेकिन अभी भी लग रहा है कि कोई पार्टी मुकरेगी, जैसे 5-5 लाख वाले मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए, तब नहीं। सेकंड क्या है, राइट ऑफ ईच पार्टीज रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड। किसको क्या मिलना है, सब कुछ बिल्कुल क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए। राइट ऑफ ईच पार्टीज रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज इज आइडेंटिफाइड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आप मेरे पास समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल, मेरे पे इंडियस नहीं लगते। आप मेरे पास पढ़ने आए हो और आपको पता है कि ये पढ़ाएगा, फिर ये 1-2 टेस्ट लेगा, फिर इसको चेक करके नंबर बताएगा, उसके बाद में हम पेपर में जाएंगे। अगर कुछ रह गया तो बाद में, बाई चांस हमारा नहीं हुआ, ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन बाई चांस नहीं हुआ तो ये रिवीजन प्रोवाइड करेगा हमें, ये सब बातें आपको पता है कि क्या क्या है, मुझे पता है कि मुझे फीस मिलनी है। ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे बीच में क्या हो गया बताओगे। अब समझना, मैं कार बनाता हूँ और एक कंपोनेंट के लिए उस सप्लायर से बात करता हूँ कि ये सप्लायर मुझे इतने इतने कंपोनेंट चाहिए अगले पूरे 1 साल तक, या अगले पूरे 5 सालों का एग्रीमेंट कर लो, 5 सालों के लिए मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, आप बनाओगे क्या। तो उसने बोला क्यों नहीं बनाएंगे, 5 साल का एग्रीमेंट मिल रहा है, मेरा रेवेन्यू नहीं है, उसका है, उसका रेवेन्यू है, उसके लिए सोचना है आपको, क्या उसका है, ठीक है। अब हमने दोनों ने मिलकर ये तय कर लिया, एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट हुआ, मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट हुआ। सर्विस कैसे हुआ, मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट में हमने क्या लिख लिया कि आपको इस क्वालिटी के आपको कंपोनेंट सप्लाई करने हैं, डिज़ाइन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, परचेज की प्रोसेस क्या रहेगी, हमारी कंपनी से परचेज ऑर्डर आया करेगा आपके पास, आपकी कंपनी वाले उसके 10 दिनों के अंदर अंदर हमारे पास माल पहुंचवाएंगे, हम क्वालिटी चेक करेंगे, मतलब क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, सही अकॉर्डिंग से तो है या नहीं, उसके बाद में उसके इतने दिन के बाद हम तुम्हें पेमेंट पहुंचा देंगे। ये सब इस तरह की बातें होती है, इस तरह की क्या होती है बातें, तो सारी बातें तय हो जानी चाहिए, हर पार्टी के राइट्स और ऑब्लिगेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन के। अब बताओ, जब ये मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट हुआ हमारा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा या नहीं। अब सुनना ध्यान से, अब कई बार मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट में लिखा होता है हर महीने 1 लाख यूनिट तुम भेज देना,
हर महीने 1 लाख यूनिट तुम भेज देना, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट वाली ये बात पूरी होगी। अब बाकी बातें ना हो तो मैं नहीं कह सकता, ये बात पूरी होगी। अब मास्टर सप्लाई में एक जनरल बातें लिखी हुई है कि क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए, इतनी तारीख परचेज ऑर्डर से इतने दिनों के बीच में माल आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिमकाना, लेकिन बात ही नहीं लिखी कि यूनिट कितनी है। सप्लायर, ये सप्लायर है, ये रेवेन्यू का स्टैंडर्ड लगा रहा है, मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट पड़ा है इसके पास, अच्छा इस क्वालिटी का देना है, ऑर्डर आएगा ऐसे ऐसे, ऑनलाइन ऑर्डर आएगा उसके परचेज डिपार्टमेंट का, इसके इतने दिनों में मुझे पहुंचाना है, कितना माल पहुंचाना है, कुछ तय ही नहीं हुआ, कितना माल पहुंचाना है ये तो हमने तय। अब एक तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने इसको बोला जब जब जरूरत पड़ेगी हम मंगवा लेंगे, लेकिन बार बार ये एग्रीमेंट नहीं होगा क्या कि इस क्वालिटी का भेजना है, ये है इतना है, तो वो मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट में लिख लिया। अब इसको ये पता ही नहीं माल कितना बेचना है, तो काय का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हाँ, लेकिन इसी मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हर महीने के 1 तारीख को इतनी यूनिट भेजनी है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, A to Z बातें दोनों पार्टीज को पता होनी चाहिए। मुझे क्वांटिटी नहीं पता क्या बेचनी है, तो मैं का कॉन्ट्रैक्ट में कैसे रेवेन्यू का स्टैंडर्ड लगा लूंगा। तो मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं होता कि क्या है कि मेरे को राइट और एक ऑब्लिगेशन मेरे पता लगे, उसके अलावा मुझे क्वांटिटी भी तो पता होनी चाहिए। तो मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट बहुत ये प्रैक्टिकली होता है कि एक एंटिटी 2 एंटिटी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बाकी सारी शर्तें हर बार लिखेंगे क्या हम, इतनी तारीख तक पेमेंट नहीं करी तो ये लग जाएगा वो लग जाएगा, इस क्वालिटी का होना चाहिए, वो मास्टर सप्लाई में लिख दिया। उसके बाद जब जब ऑर्डर आएगा करते रहना। तो मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जा सकता है जब मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट में यूनिट्स लिख दियो कि इतनी तारीख को ऐसे ऐसे यूनिट्स भेजनी है, जैसे हर महीने की 10 तारीख को मुझे इतना माल भेजना है, तब मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होना चाहिए, पार्टीज आर कमिटेड टू परफॉर्म, ये एक ही पॉइंट है। राइट ऑफ ईच पार्टीज रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस को कुछ लोग इसी के साथ ही बना देते हैं, जबकि ये अलग अलग चीज़ है। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज का मतलब तो क्या है, मैंने क्या किया, तुम्हें वो की वो चीज़ दे दूंगा जो मैंने तुमसे अपने कस्टमर को दिलवाई है। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज का मतलब तो ये है ना कि तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जो मेरे कस्टमर को दिलवाई है। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि मेरे पास एक स्टॉक पड़ा है 100 रुपये का, मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, तुम 120 में खरीद लो और वापस मुझे कितने पर दे देना, 120 पर। तुम 120 में खरीदोगे तो मेरे एंट्री क्या डल जाएगी, बैंक टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100, बाकी 20 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। समझ रहे हो ना, ये ऐसे नहीं आता, स्टॉक थोड़ी कटता है। पी इन ट्रेडिंग में क्या होगा, 100 रुपये का ट्रेडिंग या COGS कितने की बन जाएगी, 100 की, और सेल्स कितने की आ जाएगी, 120 की। ऐसे होगी ना, ये सेल्स आएगी 120 की, बैंक टू सेल्स एंट्री डलेगी, और स्टॉक क्या हो जाएगा, बैंक टू सेल्स एंट्री डलेगी 120 की, और इधर बैंक टू सेल्स एंट्री डलेगी 120 की, और स्टॉक किसका पार्ट बन जाएगा, COGS का, क्योंकि स्टॉक अब बचा नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। तो ऐसे 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया, और अगले ही दिन मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, वापस खरीद लेता हूँ तुमसे मैं। तुम्हें कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने 120 पर माल खरीदा और वापस मुझे 120 पर बेच दिया। मुझे क्या फ़ायदा हुआ, देखो मेरा स्टॉक था 100 का, मैंने पहली एंट्री, एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, कितने की कर दी, 20 रुपये का प्रॉफिट बुक कर दिया, और फिर वापस स्टॉक कितने का ले आया मैं, तुम्ही से वापस स्टॉक खरीद कर ले आया 120 का। तुम्हें कोई नुकसान फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा क्या है, 120 रुपये में तुमने माल खरीदा, वापस मुझे 120 में बेच दिया। मेरा क्या फ़ायदा हुआ, देखो 120 में बिका, वापस 120 में खरीदा, बैंक आया, बैंक गया, स्टॉक 100 से कितने का हो गया, 120 का, स्टॉक 100 से कितने का हो गया, 120 का, और प्रॉफिट बुक हो गया। तो ये तो तरीका ही नहीं है, ये कोई तरीका है क्या भाई, ये डस्टर पड़ा है इधर, गया वापस आ गया, प्रॉफिट हो गया। ये कोई कमर्शियल सब्सटेंस है क्या, इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। मैंने इसको बेचा और वापस ले आया, इसमें मेरे कोई रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी चेंज नहीं हुए, मेरे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड क्या नहीं हुए, चेंज नहीं हुए। ये एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज तो क्या होता, मैं तुम्हें ये चीज़ देता और यही लेता, मैंने तुम्हें ये दिया, बदले में पैसे लिए और फिर वापस ले आया। इसको 2 and 4 ट्रांजेक्शन बोलते हैं, कि घुमाना ट्रांजेक्शन को। तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, आप उसी चीज़ के मालिक को वैसे ही पहले के थे और प्रॉफिट कहाँ से आ गया, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे और कोई रेवेन्यू बुक नहीं होगा। ठीक, पेमेंट टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए, क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनफोर्सेबिलिटी बात, तो जो लीगल बात है उसको तो छोड़ ही दो, वो तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा इसने अपनी बातें और जोड़ दी। जब तक ये बातें पूरी नहीं हो ये मत लगाना, जब तक ये बातें, अभी देखो ये थ्योरी की क्लास है, शुरू में बोरिंग रहेगी, उसके बाद में जब प्रैक्टिकल आने लग जाएंगे तब मजा आएंगे तुम्हें। अप्रूव्ड एंड कमिटेड होना चाहिए। राइट ऑफ ईच पार्टीज रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाइड। कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। पेमेंट टर्म आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तुम मुझे कितने रुपए दोगे ये भले ही ना बताओ, टर्म पता होनी चाहिए। टर्म, तुम मुझे 5 लाख दोगे या 7 लाख, ये क्लियर नहीं चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए। मैंने तुम्हें माल बेचा है
और मैंने तुम्हें बच्चा बोला कि आगे तुमसे जितने बिक जाए उसका 80% मुझे दे देना। ये भी तो टर्म है एक, ये भी तो टर्म है एक, कि किस तरह से मैंने वेरिएबल कंसीडरेशन लेना है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मैंने वेरिएबल कंसीडरेशन लेना है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मैं एक ऑथर हूँ या एक सॉफ्टवेयर सप्लायर हूँ, तो मैं बोला और मैंने उससे सेल्स बेस्ड रॉयल्टी तुमसे ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक ऑथर हूँ, मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये बुक पब्लिश करो और बेचो, तुम पब्लिशर हो, मैंने ऑथर हूँ, मेरा रेवेन्यू बुक होगा ना, रेवेन्यू तो मेरा बुक होगा। मैं तुमसे रॉयल्टी कैसे ले रहा हूँ? सेल्स बेस्ड, कि जितनी किताबें बिकेगी उसका कुछ परसेंटेज। तो ये पेमेंट टर्म है एक तरह से, ये पेमेंट टर्म है कि मुझे कितनी पेमेंट मिलेगी। ठीक है, मेरे पास कोई पेटेंट है, वो मैंने तुम्हें बोला जितने यूनिट बनाओगे उसके ऊपर, तो ये पेमेंट टर्म है। पेमेंट टर्म का मतलब ये नहीं कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए, लेकिन पेमेंट है कि टर्म्स मतलब किस बेसिस पर होगी ये पता होना चाहिए, किस बेसिस पर होगी ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो फिर क्या है, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर ये नहीं पता तो आप क्या नहीं कर सकते, रेवेन्यू रिकॉर्ड, रेवेन्यू वाला स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते। सुनना ध्यान से, ये ए लिमिटेड है, ये उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जो ICICI का क्या है, एजुकेशनल मटेरियल है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कोई माल बेचना है, और ए लिमिटेड इसको बनाने के लिए एक कंपोनेंट किससे मंगवाती है, एक्स लिमिटेड से। ए लिमिटेड इसको बनाने के लिए एक कंपोनेंट एक्स लिमिटेड से मंगवाती है। अब एक्स लिमिटेड ने हमें उस कंपोनेंट का प्राइस अभी फाइनल नहीं किया है, उसने कहा है कि प्राइस हम बता देंगे जैसे हमारी कॉस्टिंग निकलेगी, उसके बाद में हम उसमें अपना मार्जिन जोड़ के बता देंगे। बी लिमिटेड को माल चाहिए था, तो बी लिमिटेड और ए लिमिटेड कंटिन्यू बिजनेस में कर रही है, तो ए लिमिटेड ने बोला कि देखो ये है इतना, तो ये माल ले लो तुम। प्राइस कब डिसाइड होगा, जब मुझे एक्स लिमिटेड बता देगी मुझे कितने का पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे प्राइस बदले लूँगा। इन दोनों में ट्रस्ट है, इसको पता है कि ए लिमिटेड ऐसे फ्रॉड नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे फ्रॉड करेगी तो मैं उसका कस्टमर हूँ, टूट जाऊँगा। भाई ए लिमिटेड ने लास्ट में ज़्यादा रुपये मांग लिया, बी लिमिटेड से बहुत ज़्यादा मांग लिया, तो बी लिमिटेड आगे से ऑर्डर ही नहीं देगी, फिर ए लिमिटेड का कस्टमर भी तो टूटेगा, ऐसे थोड़ी है। और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कंटिन्यू कई सालों से ट्रेडिंग कर रही है, तो इस बार कोई स्पेशल ऑर्डर आया, उसके लिए इसको एक्स लिमिटेड से माल कुछ स्पेशल कंपोनेंट खरीदना है, और एक्स लिमिटेड ने अभी प्राइस हमें फाइनल नहीं किया है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बनेगी, अभी कॉस्टिंग निकलेगी, या उसको वो कहती है कि मेरे को कोई ड्यूटीज़ का रिफंड आ गया तो मैं तुम्हें सस्ता लगा दूंगा, कोई भी XYZ रीजन से उसने हमें प्राइस नहीं बताया, ड्यू टू विच हमने इसको आगे नहीं बताया, तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पेमेंट टर्म नहीं बताई है। तो अभी ए लिमिटेड की सेल्स है ना, यहाँ ए लिमिटेड क्या नहीं बुक कर सकती, क्या स्टैंडर्ड नहीं लगा सकती, ये वाला स्टैंडर्ड नहीं लगा सकती, क्योंकि पेमेंट टर्म अभी तक क्लियर नहीं है। और उसके बाद में लास्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन। लास्ट कंडीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन। नीचे लिखी थी मैंने, हटा दी, बैक करके देख लो जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन का मतलब क्या है, कि पैसे आ जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। इसमें हमें कस्टमर की एक तो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी होती है कि कस्टमर देने लायक है, और दूसरा कस्टमर का इंटेंशन। ये तो हमारे पुराने स्टैंडर्ड में भी होता था, ये तो हमारे पुराने स्टैंडर्ड में भी होता था। तो शायद जब कस्टमर के रुपए आने की प्रोबेबिलिटी नहीं था, आप चक मरा के क्यों सेल कर रहे हो, ऐसे से क्यों करा रहे हो, आप क्यों सेल कर रहे हो? देखो सुनो मेरी बात, वो कस्टमर ऐसा है, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। एक बच्चा है जो IPC में मुझसे पढ़ा और फीस नहीं देकर गया, अब फाइनल में क्लास में आके बैठ गया, अब फाइनल में क्लास में आके बैठ गया,